आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45। यह वर्कशीट चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से रिलेटेड है। बच्चों, आज इस वीडियो का डिस्कशन का मेन टॉपिक है मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां और उसकी सीमाएं। स्टूडेंट्स, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी को। मेंडलीव आवर्त सारणी पर जब काम किया गया तो उस समय 63 तत्व खोजे जा चुके थे। मतलब उस समय तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। मेंडलीव के अनुसार या मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का ही आवर्त फलन होते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेंडलीव का आवर्त नियम है और ये इम्पोर्टेंट नियम है और एग्जाम में भी ये बार बार पूछा जाता है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का ही आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्टिकल कॉलम्स को, इस तरह से जो ऊर्ध्व स्तंभ थे उनको ग्रुप या समूह कहा गया, और जो इस तरह से क्षैतिज लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, उनको पीरियड या आवर्त कहा गया। बच्चों, अब बात करते हैं इस सारणी की उपलब्धियों की। तो सबसे पहली उपलब्धि ये थी, जब मेंडलीव ने अपनी इस टेबल को बनाया, इसमें तत्वों का वर्गीकरण किया, तो उनका कुछ ऐसा अनुमान था कि भविष्य में भी कुछ तत्व खोजे जाएंगे और उन भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए उन्होंने अपनी टेबल में, अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और उन्होंने इन तत्वों को अनुमानित नाम भी दिए। वो नाम थे एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। बाद में उनका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जो ये टेबल है मेंडलीव की आवर्त सारणी, यहाँ पर ये स्कैंडियम, ये गैलियम और जर्मेनियम, यहाँ पर पहले रिक्त स्थान था। जब बाद में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तब यहाँ पर इनको व्यवस्थित किया गया, लेकिन यहाँ पर पहले से ही इनका अनुमान था कि ऐसे तत्व फ्यूचर में खोजे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इनकी दूसरी जो उपलब्धि थी, दूसरी उपलब्धि ये थी, जब इन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले तत्वों का अनुमान लगाया तो इन्होंने उनके गुणधर्मों के बारे में भी अनुमान लगाया। जब ये तत्व बाद में खोजे गए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो इन्होंने देखा कि इनके जो तत्वों के गुणधर्म थे वो बिल्कुल समान थे जैसा इन्होंने अनुमान लगाया था। जैसे हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की, तो जो इनका अनुमान था कि एक एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 68 होगा, और जब वास्तव में गैलियम को खोजा गया तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान था 69.7 था, जो इसके लगभग समान ही था। दूसरा, इनके ऑक्साइड और क्लोराइड के जो फॉर्मूला हैं आप देख सकते हैं, इनके अनुमानित और एक्चुअल दोनों बिल्कुल सेम है। तो इनकी जो मतलब ये गुणधर्मों के बारे में अनुमान था, ये भी इनका बिल्कुल करेक्ट था। तीसरा है स्टूडेंट्स, जो मेंडलीव आवर्त सारणी थी, जब वो बनी उस समय उत्कृष्ट गैसें जो थी, नोबल गैसेज थी, वो खोजी नहीं गई थी, उनकी खोज बाद में हुई। तो इस टेबल में ऐसी व्यवस्था थी कि उस टेबल को बिना छेड़छाड़ किए, बिना डिसअरेंज किए, उन नोबल गैसेज को उसमें पीछे व्यवस्थित किया जा सकता था। स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण का एक मूलभूत गुणधर्म माना, और इनके जो हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूला थे उनको पहले ही उस टेबल में टॉप पर रख दिया गया। उनसे जो भी सूत्र बनने थे उनको ऊपर पहले ही लिख दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां। चलिए अब देखते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या क्या सीमाएं थीं। बच्चों, सबसे पहली यदि हम बात करें, इनकी कमी जो थी वह यह थी कि हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके गुण क्षार धातुओं से मिलते हैं और हैलोजन से भी मिलते हैं। यदि आप देखें, यहाँ पर यह हाइड्रोजन के बनने वाले यौगिक हैं और ये क्षार धातु सोडियम के द्वारा बनने वाले यौगिक हैं, तो दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो इसके गुण यहाँ पर क्षार धातुओं से भी मिलते हैं, जबकि यदि हम हैलोजेंस की बात करें
जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन Cl2 या फ्लोरीन F2, ये द्विपरमाणु जो परमाणु होते हैं दो परमाणु के साथ ही अस्तित्व में रहती हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन भी दो परमाणु के साथ ही अस्तित्व में रहता है। तो इनकी जो गुण थे हाइड्रोजन के, वो हैलोजन से मिलते थे और क्षार धातुओं से भी मिलते थे। तो ये अपनी स्थिति हाइड्रोजन की इसमें स्पष्ट नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जाए या फिर इनको हैलोजन के साथ क्यों नहीं रखा जाए। बच्चों, दूसरी कमी जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को ही आधार माना, तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा। जैसे आप देखिए, यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। यदि हम इनको इनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखें तो एक ही हाइड्रोजन को इस आवर्त सारणी में 3 जगह रखा जाएगा, जिससे पूरी की पूरी आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि केवल हाइड्रोजन के ही नहीं और भी तत्वों के समस्थानिक हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखने पर यह भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा है स्टूडेंट्स, जब एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि परमाणु द्रव्यमान एक के बाद दूसरी एक पूर्ण संख्या 2 या 3 होगी, इनके बीच में भी परमाणु द्रव्यमान हो सकता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी कि हो सकता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और हीलियम का 2 है, तो इनके बीच में भी कोई दूसरा तत्व खोजा जा सकता है, और कितने खोजे जा सकते हैं ये भी पता नहीं था। तो ये भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इस जो आवर्त सारणी बनी, इसकी एक कमी थी। स्टूडेंट्स, इसकी एक और जो बड़ी कमी थी, आप इस टेबल में देखें, यहाँ आप देखिए कोबाल्ट और निकिल, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकिल से ज़्यादा है। लेकिन मेंडलीव ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों इन्होंने निकिल को कोबाल्ट के बाद रखा, जबकि कम परमाणु द्रव्यमान है तो पहले आना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में व्यवस्थित हैं सारे तत्व। तो स्टूडेंट्स, ये भी इनकी एक सीमा थी कि क्यों कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियां थी, और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस, मतलब उसकी सीमाएं थी। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए किया? तो स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी के जनक जो हैं वो मेंडलीव ही हैं, और मेंडलीव ने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान को इस तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया। सेकंड क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वह इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों का नाम लिखिए और ये भी समझाइए कि बाद में इनको क्या नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, अभी हमने अपनी पहली वीडियो में, इसी वीडियो में समझा, ये तत्व थे, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। इनको बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स, यह है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आप उसकी उपलब्धियां इस वीडियो में समझ चुके हैं, तो वहां से आसानी से आप इन उपलब्धियों को लिख दीजिए। जैसे इनकी पहली उपलब्धि थी, इन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए वहाँ पर स्पेस छोड़ा। दूसरा, जो नोबल गैसेस थी उनको भी इसमें आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता था, और जो इनके तत्वों का अनुमान था, जिनको खोजा जाने का अनुमान था, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में भी इनका अनुमान सही था। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? स्टूडेंट्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा यह थी कि एक तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए, दूसरा आइसोटोप्स जो थे, समस्थानिक जो थे, उनकी पोजीशन में प्रॉब्लम थी, उनको कैसे रखा जाए, और एक जो मेन प्रॉब्लम थी कि कोबाल्ट को इन्होंने निकिल से पहले रखा, जबकि निकिल का जो परमाणु द्रव्यमान है वह कोबाल्ट से कम है, पहले निकिल को आना चाहिए, तो इसके बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट,
जिसको हमने समझा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो से आपको यह वर्कशीट समझने में हेल्प मिली है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।